मध्य दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में भीषण जल संकट व्याप्त है, जिससे तापमान बढ़ने के साथ साथ निवासी प्यास से व्याकुल और हताश हो गए हैं। बलजीत नगर, नेहरू नगर, गुलशन चौक, होली चौक और पंजाबी बस्ती सहित कई इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां पानी की पाइपलाइन बिछाने के बावजूद घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति पूरी तरीके से बंद है। इन इलाकों में वर्षों से बसे हजारों निवासियों के लिए बुनियादी जलपान के लिए दैनिक संघर्ष एक कठिन परीक्षा बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें पानी की कुछ बाल्टियां पाने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। पानी के टैंकरों का आगमन, जो अक्सर सप्ताह में केवल एक बार होता है, अक्सर अराजकता का कारण बनता है, जिससे निवासियों को वाहनों के पीछे दौड़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर पानी के अपने हिस्सों को लेकर हाथापाई और मारपीट हो जाती है। प्रशासन की अपर्याप्त प्रतिक्रिया से स्थानीय निवासी बेहद निराश हैं। कई लोगों को अपने बड़े संयुक्त परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार की ओर से जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सेवा, सुविधा और समाधान थीम पर आधारित ये शिविर 18 से 20 जून तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ पात्र लोगों को लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित जन कल्याण शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाना है। शिविरों में राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान भारत योजना, जनधन खाता, वोटर आईडी कार्ड और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, आयुष्मान पंजीकरण, हेल्थ आईडी कार्ड, दिव्यांगजन सहायता, एलकीडो से जुड़ी सुविधाएं और विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए सहायता दी जाएंगी। शिविर में नागरिकों को सरकारी योजना के आवेदन और उनसे जुड़ी समस्याओं के समाधान की सुविधा भी मिलेगी। दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय शिशु तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच उस समय शुरू हुई जब सूचना मिली कि एक महिला एक नवजात शिशु के साथ देखी गई थी, जो बाद में गायब हो गया। मुखबिर ने बताया कि करीब 20 दिन बाद वही महिला एक अन्य नवजात के साथ फिर दिखाई दी, जिससे शिशु तस्करी एक बड़े नेटवर्क की आशंका पैदा हुई। सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और जांच आगे बढ़ाते हुए संदिग्ध महिला की पहचान ज्योति उर्फ कमलेश के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने छाया, जिसमें एक पुलिसकर्मी ने नवजात खरीदने के इच्छुक ग्राहक बनकर महिला से संपर्क किया। आगे की जांच में पुलिस की टीम बैगमपुर पहुंची, जहां उन्हें डॉक्टर विवेकी की भूमिका का पता चला, जो हीरा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चलाता है। पुलिस का आरोप है कि इस अस्पताल का इस्तेमाल नवजात शिशुओं की तस्करी के केंद्र के रूप में किया जाता था, जहां संतान न होने वाली दंपतियों के साथ सौदे किए जाते थे। अधिकारियों के अनुसार गिरोह लड़कियों को करीब 1 लाख रुपए और लड़कों को लगभग 2 लाख रुपए में बेचता था। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने एनडीएमसी कम्युनिटी सेंटर में जन कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। ये अभियान केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष और दिल्ली सरकार के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। अवसर पर प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों में जन कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही पात्र नागरिकों को पंजीकरण, कार्ड बनवाने और आवश्यक दस्तावेज से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी सहायता की जा रही है। उन्होंने बताया कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और उप मंडल मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारी शिविरों में मौजूद है। शिविरों के दौरान नागरिकों को अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी भी दी जा रही है, ताकि लोग सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सकें। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर केंद्र और दिल्ली सरकार की उपलब्धियों तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में पार्किंग को लेकर हुआ एक छोटा सा विवाद कुछ ही मिनटों में हिंसक झड़प में बदल गया। केवल पार्क क्षेत्र में हुई इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। झड़प में 30 वर्षीय विक्की गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर पर गहरी चोट आई। परिजनों का आरोप है कि विवाद के दौरान एक कुरियर डिलीवरी करने वाले शख्स ने अपने कुछ साथियों को मौके पर बुलाया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ी और हालात इतने बिगड़ गए कि ईंट पत्थर चलने लगे। हमले में विक्की बुरी तरह से घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी नाजुक हालात को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल विक्की आईसीयू में है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है।
अस्पताल में मौजूद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही आदर्श नगर थाना पुलिस और क्राइम टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। एक मामूली पार्किंग विवाद का इस तरह खूनी संघर्ष में बदल जाना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए मौसम के मोर्चों पर एक राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस पूरे हफ्ते रविवार तक दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रहने की उम्मीद है। बुधवार को दिन भर तेज धूप खिली रहने के कारण अधिकतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस का उछाल आया और ये सफदरजंग विदेशालय में 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि यह तापमान अभी भी समान 0.7 डिग्री से कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.7 डिग्री नीचे है। मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं। ऐसा ही खुशनुमा मौसम रविवार तक बना रह सकता है। इसके अलावा दिल्ली की हवा भी फिलहाल सांस लेने योग्य है। बीते दिनों दयालपुर थाना क्षेत्र में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक का नाम राशिद था। हत्या अनवर ठाकुर और नसीम गिरोह के बीच पुरानी गैंग प्रतिद्वंद्विता के कारण हुई थी। दिल्ली अपराध शाखा पुलिस ने इस मामले में 2 वंचित अपराधियों की पहचान की और उनका पता लगाया। इन अपराधियों के नाम आतिफ और इस्माइल हैं। ये दोनों उत्तर पूर्वी दिल्ली के निवासी थे। वे अनवर ठाकुर गिरोह से जुड़े हुए थे। पुलिस ने उन्हें राशिद की हत्या के मामले में शामिल पाया। पुलिस ने इस गिरफ्तारी को गैंगवार पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। एक पुलिस टीम ने उस्मानपुर के वजीराबाद सड़क पर जाल बिछाया। रात करीब 11:05 बजे संदिग्धों को मोटरसाइकिल पर जाते हुए रोका गया। आरोपियों ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस बल ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद दोनों आरोपियों को काबू कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तत्काल शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस केंद्रीय जिला इस पूरे मामले की गहन जांच कर रहा है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके ठिकानों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मियों के निर्धारित कार्यकाल पूरा करने पर बड़े स्तर का तबादला का आदेश दिया है। नए ट्रांसफर पोस्टिंग नीति के तहत कुल 4,879 पुलिसकर्मियों को एक जिला या यूनिटों से हटाकर दूसरे जिले और यूनिटों में भेज दिया गया है। जिन कर्मियों के तबादले किए गए हैं उनमें से 3,133 सिपाही और 1,756 हवलदार शामिल हैं। ये तबादला आदेश विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी किए गए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सके। जानकारी के मुताबिक ये कदम हाल ही में लागू किए गए स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत उठाया गया है। इसके अनुसार जिन कर्मियों का मौजूदा यूनिट में निर्धारित कार्यकाल पूरा हो चुका था, उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ट्रांसफर प्रक्रिया में फ्रंटलाइन यूनिट्स और सपोर्ट यूनिट के बीच संतुलन बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है। आदेश के अनुसार फ्रंटलाइन यूनिट्स में तैनात रहे पुलिसकर्मियों को सपोर्ट यूनिट्स यानी स्पेशल ब्रांच, सुरक्षा, पीसीआर, बटालियन, विजिलेंस आदि में भेजा गया है। बिहार में शराबबंदी को धता बताने के लिए तस्कर आए दिन नए नए हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की सतर्कता ने एक ऐसी अनोखे गैंग का खुलासा किया है। हरियाणा से शराब की खेप लेकर चली 2 नई नवेली जोड़ियां का सफर मुजफ्फरपुर जेल में जाकर खत्म हुआ। जानकारी के अनुसार मामला हरियाणा के रोहतक जिले का है। वहां के रहने वाले 2 दंपति सोनू अजीत और राखी दीपक शादी के कुछ समय बाद ही अपराध की दुनिया में उतर गए। ये लोग हरियाणा में से लग्जरी कार में भारी मात्रा में विदेशी शराब लादकर बिहार के छपरा होते हुए मुजफ्फरपुर के रास्ते तस्करी कर रहे थे। तस्करों ने सोचा कि लग्जरी कार में नई नवेली दुल्हन के साथ सफर करने पर पुलिस उन्हें शक नहीं करेगी। जैसे ही आरोपियों की लग्जरी गाड़ी छपरा बॉर्डर पार कर मुजफ्फरपुर के रेवापुर के पास पहुंची, उत्पाद विभाग की टीम ने घेराबंदी कर उन्हें घर दबोच लिया। मुजफ्फरनगर में पानीपत खाटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को देर शाम एक युवक को गोली मार दिए जाने से सनसनी फैल गई। गंभीर रूप से घायल को 3 युवक जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालात में देखते हुए हारिस सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी।
घायल की पहचान करीब 20 से 22 वर्षीय ओम पुंडीर पुत्र प्रवीण निवासी कछौली के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार युवक को दीदाहेड़ी गांव के पास गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि 32 बोर के हथियार से फायर किया गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली प्रभारी ब्रिजेश शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद सहायक पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र अधिकारी नगर सिद्धार्थ के मिश्रा ने भी घटनास्थल पर निरीक्षण किया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही घायलों के परिजनों, परिचितों और अन्य लोगों से पूछताछ कर घटना की वजह और हमलावरों का तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। हंसी में चतौना जल आंदोलन के 33वें दिन में समाधान नहीं निकल सका। बुधवार को हरियाणा सरकार के मंत्री रणवीर गांगवा और धरना कमेटी के प्रतिनिधियों के बीच करीब 1 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही। वार्ता में सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा गया, लेकिन ग्रामीणों ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। धरना कमेटी और ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें केवल बाखड़ा नहर से आ रही 36 इंच की पाइपलाइन में टी कनेक्शन चाहिए। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे किसी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे और अपनी मांग से पीछे भी नहीं हटेंगे। बैठक के बाद धरना स्थल पर ग्रामीणों सरकार पर बार बार गुमराह करने का आरोप लगाया। आंदोलनकारियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। धरने के दौरान आमरण अनशन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसी कड़ी में धरना कमेटी ने गुरुवार को जिला सचिवालय तक ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। गौतम बुद्ध नगर की सड़कों पर प्रदूषण मुक्त हाइड्रोजन बसें दौड़ना शुरू हो गई हैं। ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेस पेपर हाइड्रोजन बसें अब चलनी शुरू हो गई हैं। ये बसें फिलहाल ग्रेटर नोएडा से नोएडा के रूट पर चलना शुरू हो चुकी हैं। ये बस एनटीपीसी से एक बार हाइड्रोजन फिल करके तकरीबन 800 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। इन बसों में 4 हाइड्रोजन फ्यूल सेल और गैस सिलेंडर लगे हैं। इन बसों के चलने से पॉल्यूशन में भी भारी गिरावट आएगी। ये बसें पॉल्यूशन मुक्त होंगी। एनटीपीसी हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत 5 बसें चलनी हैं। अभी फिलहाल 2 बसों को चलाया गया है। अगर इसके किराए की बात करें तो इसका किराया ग्रेटर नोएडा से नोएडा तक का 30 रुपये है। ये पूरी बस एयर कंडीशन है। इन बसों में सिक्योरिटी के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। जम्मू स्थित यात्री निवास भवन, जो अमरनाथ यात्रियों के लिए एक प्रमुख बेस कैंप है, इसके आसपास सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पूरे क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए स्निफर डॉग्स, ड्रोन और मेटल डिटेक्टर की मदद से गहन जांच की गई। सुरक्षा कर्मियों ने कैंप और आसपास के इलाकों की बारीकी से तलाशी ली ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते खत्म किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है और सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर रखकर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू के निक्की तवी क्षेत्र में भारतीय सेना, एनडीआरएफ तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन को लेकर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय निवासियों को उदरती आपदाओं के दौरान सुरक्षा उपायों और राहत कार्यों की जानकारी देना था। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों को बाढ़ की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर जाने, आपातकालीन सहायता प्राप्त करने तथा बचाव दलों के साथ समन्वय बनाए रखने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही आपदा के समय अपनाई जाने वाली सावधानियों का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता गरा सिंह, पूर्व सरपंच बलवीर सिंह तथा पूर्व कप्तान हरि सिंह सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने लोगों से प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और आपदा के समय घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में पामपोर के जाफरान नगर स्थित खानकाह बाग इलाके में पुलिस और एक्साइज विभाग की संयुक्त टीम ने जंगली भांग की अवैध खेती के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। पुलिस स्टेशन पामपोर की टीम ने एसएचओ खालिद फैयाज की अगुवाई में एक्साइज विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर व्यापक क्षेत्र में फैली जंगली भांग की फसल को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई का उद्देश्य नशे से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाना और समाज को नशे की बुराइयों से बचाना है।
स्थानीय लोगों ने पुलिस और एक्साइज विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए मांग की कि नशे के खिलाफ ऐसे अभियान अन्य इलाकों में भी लगातार जारी रखे जाएं। जम्मू पुलिस ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में सक्रिय कथित नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क पाकिस्तान से जुड़े समर्थन के साथ संचालित हो रहा था और इसका संबंध लौ गुर्जर गैंग से जुड़े लोगों से बताया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गैंग के 2 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से AK-47 और AK-56 जैसे अत्याधुनिक हथियार, पिस्टल, जिंदा कारतूस और नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में आतंक से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्तता की संभावना से इनकार नहीं किया है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच जारी है। अब तक पुलिस पंजाब और जम्मू कश्मीर में सक्रिय इस गैंग से जुड़े 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि इस नेटवर्क के तार और किन किन लोगों तथा गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ये तस्वीर साउथ वेस्ट दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके की है, जहां बुधवार सुबह आग से अफरा तफरी मच गई। बोबा भाई रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की तत्परता और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि इंडक्शन चूल्हे में खराबी की वजह से आग लगी। हादसे के वक्त रेस्टोरेंट में कई स्टाफ मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि सभी वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकल गए। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने कुछ समय पहले ही सत्य निकेतन इलाके में कैफे और रेस्टोरेंट्स में फायर सेफ्टी इंतजामों की कमी का खुलासा किया था। बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यहां भी कई रेस्टोरेंट और कैफे बिना जरूरी मानकों को पूरा किए चल रहे हैं, जो आगे भी हादसे की वजह बन सकते हैं। मेरठ में चलती सड़क पर एक कार में अचानक आग लग गई, जिसे देखकर बाकी की गाड़ियों पर ब्रेक लग गया। देखते देखते कार आग का गोला बन गई और चारों तरफ काला धुआं छाने लगा। कार में ये आग मेरठ के जटोली फ्लाईओवर पर लगी। कार में आग और सड़क पर लगे जाम की खबर पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने किसी तरह ट्रैफिक चालू कराया और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू किया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद कार चला रहा ड्राइवर कार रोककर कूद गया था, जिससे उसकी जान बच गई। दिल्ली के नरेला पॉकेट 11 में मोबाइल स्नैचरों ने मोबाइल छीनने के लिए एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। नदीम नाम का शख्स सब्जी बेचकर घर लौट रहा था। तभी स्नैचर्स ने उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन नदीम उनसे भिड़ गए, जिस पर स्नैचर्स ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। ताबड़तोड़ चाकू के 6 वार से नदीम बुरी तरह घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि स्नैचर्स ने जिस वक्त हमला किया उस वक्त आसपास काफी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने बदमाशों का विरोध नहीं किया। इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गाजियाबाद का मुरादनगर इलाका रात को गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। यहां पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सूरजपाल नाम के अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। चौबीस साल का सूरजपाल लूट के मामले में वांटेड था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान पुलिस जब एक ऑटो रिक्शा को रोकने की कोशिश कर रही थी तो उसमें सवार अपराधी गोली चलाने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक गोली सूरजपाल को लगी, जिसे पुलिस ने दबोच लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने अपने साथियों के साथ मेरठ मोड़ पर एक शख्स से मोबाइल और कैश की लूट को अंजाम दिया था। उसके पास से एक तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन और कुछ कैश भी बरामद हुए हैं।
बागपत पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए अपराधी का नाम भीमसेन है, जो चर्चित टेंट व्यापारी पिता पुत्र हत्याकांड में शामिल था। बदमाशों ने बड़ौत में 9 जून को टेंट व्यापारी और उनके बेटे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज वारदात को हिस्ट्री शीटर वरुण ने अपने साथियों जॉनी और भीमसेन के साथ अंजाम दिया था। गिरफ्तारी के बाद भीमसेन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीमसेन हरियाणा के भिवानी जिले का रहने वाला है। इस मामले में जॉनी नाम के आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कापसखेड़ा थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात शुभम पंडित गैंग के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सुनील नाम का इनामी बदमाश भी शामिल है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। पकड़े गए बदमाशों ने अप्रैल महीने में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी। 19 अप्रैल की रात शिव मंदिर चौक के पास इन्होंने लूट के इरादे से एक चांदी कारोबारी पर हमला किया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाकर इन्हें खदेड़ दिया था। इसके बाद से ही पुलिस इन्हें तलाश कर रही थी। 2 महीने तक कई लोगों से पूछताछ और 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने इन 4 को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली भाजपा ने राजधानी के सभी 256 मंडलों में एक साथ सफाई अभियान कार्यक्रम आयोजित किया। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेन मार्केट में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने स्थानीय विधायक अभय वर्मा के साथ स्वच्छता अभियान की सांकेतिक शुरुआत की। हर्ष मल्होत्रा ने खुद झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। वहीं दिल्ली भाजपा के संगठन महामंत्री पवन राणा ने कनॉट पैलेस हनुमान मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की। अभियान के तहत दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने गोविंदपुरी ट्रांजिट कैंप में अपने हाथ से झाड़ू लगाया। इस मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बिधूड़ी ने इस दौरान मोदी सरकार के 12 साल के कामकाज की उपलब्धियां भी गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में आयोजित महा स्वच्छता अभियान में पार्टी के करीब सभी बड़े नेता शामिल होकर सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने चांदनी चौक स्थित जैन लाल मंदिर और गौरी शंकर मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। स्पीकर ने श्रमदान कर सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि नागरिक जागरूकता, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है और विकसित भारत 2047 का सफर स्वच्छता के मार्ग से होकर जाता है। वहीं अभियान के तहत सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने बाहरी दिल्ली के रोहिणी स्थित राजीव गांधी अस्पताल में साफ सफाई में हिस्सा लिया।